नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूं कि एविडेंस एक्ट को कैसे पढ़ा जाए कि एक बार में ही वो याद हो जाए। देखिए, जब कभी आप कोई लॉ पढ़ते हैं, कोई केस पढ़ते हैं, तो उसे एक बार में याद करने की टेक्निक मैंने एक और लेक्चर में बता रखी है कि किस तरह से पढ़ा जाए कि बड़े आंसर्स भी एक बार में याद हो जाएं। मेमोरी पावर बढ़ाने की टेक्निक पर पूरा आधे घंटे का एक लेक्चर पहले ही अपलोडेड है। आज हम स्पेसिफिक बात करेंगे कि किसी लॉ को, स्पेशली इंडियन एविडेंस एक्ट को, कैसे पढ़ें कि वो एक ही बार में आप याद कर लें, मेमोराइज कर लें। तो किसी भी चीज को याद करने के लिए अगर आप एक ही बार में याद करना चाहते हैं तो कुछ टेक्निक्स होती हैं जो आपको अपनानी चाहिए। वो टेक्निक होती है या तो आप उसे बबल डायग्राम, चार्ट डायग्राम में रिप्रेजेंट करें, या एक दूसरा बढ़िया तरीका होता है कि सेक्शंस को इंटरलिंक करके याद करें। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, अगर सेक्शन 3 में चले जाएं एविडेंस एक्ट के, तो वहां पर परिभाषाएं यानी इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। अब इसमें सबसे मुश्किल वाली बात यह है कि जो अंदर परिभाषाएं दी गई हैं, 11 डेफिनेशंस हैं, 11 परिभाषाएं हैं, इनकी नंबरिंग नहीं की गई है, ABCDEFG नहीं है। तो वैसे ही इनको याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन इसको आसान बना सकते हैं अगर आप थोड़ी सी ट्रिक अपना लें तो। जैसे एग्जाम्पल के लिए एविडेंस कहां हम रखेंगे, तो ये रखेंगे हम कोर्ट में। तो अगर आप याद कर लें कि कोर्ट पहली परिभाषा है, कोर्ट शब्द की परिभाषा, न्यायालय शब्द की परिभाषा सबसे पहले दी गई है। फिर अगर आपने एविडेंस एक्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कोर्ट में हम फैक्ट्स रखते हैं, तथ्य। फैक्ट्स क्या हैं? तो ये मेंटल और फिजिकल यानी साइकोलॉजिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, भौतिक और मानसिक हो सकता है, ये आपने पढ़ा होगा। मैं अभी डेफिनेशंस में नहीं जा रहा, लेकिन आपको ये बता दूं, जो कुछ भी हम हमारी इंद्रियों से बोधगम्य करते हैं, वॉट एवर यू कैन परसीव बाय योर सेंसेस, उन्हें कहा जाता है फैक्ट्स। और कोर्ट में हम फैक्ट्स ही रखते हैं, तथ्य ही रखते हैं। तो दूसरी परिभाषा तथ्य की परिभाषा है। अच्छा, जब आप कोर्ट में तथ्य रखते हैं तो कौन से तथ्य रख सकते हैं? सेक्शन 5 में जाएंगे तो लिखा गया है कि रेलेवेंट और फैक्ट इन इशू। तीसरी परिभाषा रेलेवेंट फैक्ट की परिभाषा है, जिसे हिंदी में कहा जाता है सुसंगत तथ्य। और चौथी परिभाषा है फैक्ट इन इशू, जिसे कहा जाता है विवाद्यक तथ्य। तो जब आप फैक्ट कोर्ट में रखते हैं तो आपको पता होगा कि बेस्ट एविडेंस रूल ये कहता है कि हर दशा में सर्वोत्तम साक्ष्य रखा जाना चाहिए। बेस्ट एविडेंस शुड बी प्रोड्यूस्ड इन ऑल द केसेस। तो बेस्ट एविडेंस क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट। तो पांचवी परिभाषा क्या है? वो है डॉक्यूमेंट शब्द की परिभाषा। आसान है समझना, मैं लिंक करके बताता जा रहा हूं आपको। कोर्ट में रखेंगे फैक्ट, फैक्ट होगा रिलेवेंट या फैक्ट इन इशू। न्यायालय तथ्य, सुसंगत तथ्य, विवाद्यक तथ्य। कैसे रखेंगे? डॉक्यूमेंट, पांचवी परिभाषा। ये जो फैक्ट, ये जो आप रिलेवेंट और फैक्ट इन इशू की बात कर रहे हैं, ये जो डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप कोर्ट में रखेंगे, अगर कोर्ट इसे एडमिट कर ले, स्वीकार कर ले, तो यही बन जाता है एविडेंस यानी कि साक्ष्य। छठवीं जो परिभाषा है, सिक्स्थ जो डेफिनेशन है, ये एविडेंस शब्द की डेफिनेशन है। ये दो तरह के हो सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं, ये ओरल हो सकते हैं। तो जब साक्ष्य यानी एविडेंस कोर्ट में रख दिया गया तो दो बातें हो सकती हैं, या तो साबित होगा या ना साबित होगा, मतलब प्रूव्ड या डिसप्रूव्ड। तो 7वें नंबर की परिभाषा है प्रूव्ड यानी साबित, और 8वें नंबर की परिभाषा है डिसप्रूव्ड यानी कि ना साबित। लेकिन मान लेते हैं एविडेंस कोर्ट में रखा ही नहीं गया, साक्ष्य जो है वो न्यायालय में प्रस्तुत ही नहीं किया गया, तो क्या हो सकता है? तो मामला साबित नहीं होगा। तो 9वें नंबर की परिभाषा है साबित नहीं हुआ। और ये सब कहां होगा? ये सब होगा हमारे प्यारे भारत में। तो 10वें नंबर की परिभाषा है इंडिया यानी कि भारत। तो अगर आप इस तरह से लिंक करके पढ़ेंगे तो कभी भी आपको पूछ लिया जाए कि कौन सी परिभाषा कहां है, आपको पूछ लिया जाएगा कि एविडेंस की परिभाषा कहां दी गई है, तो आप बता पाएंगे इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 के 6ठे नंबर की परिभाषा एविडेंस शब्द की परिभाषा है। या आपको पूछा जाए कोर्ट कहां पर डिफाइंड है, तो आप बता पाएंगे पहली परिभाषा कोर्ट की परिभाषा है। अगर आपको पूछा जाए फैक्ट कहां डिफाइंड है, तो सेकंड परिभाषा कोर्ट की परिभाषा है। अगर आपको पूछा जाए डॉक्यूमेंट कहां डिफाइंड है, तो 5वें नंबर की डेफिनेशन जो है वो डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज शब्द की परिभाषा है। अगर आप इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो पूरा का पूरा लॉ, पूरा एक्ट आपके फिंगर टिप्स पर, यानी आपको मुंह जबानी याद हो सकती है। जैसे आपको चैप्टर 2 याद करना है रिलेवेंसी के बारे में, सुसंगतता के बारे में, तो उसको सेगमेंटाइज कर लीजिए कि रेलेवेंसी सेक्शन 5 से 55 तक में है। अब आप इसको टुकड़ों में बांटिए। 5 से 16 में जनरल रेलेवेंसी यानी साधारण सुसंगतता है, याद कर लीजिए। तो अब 5 से 16 की जो बातें हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इनको अलग अलग आप याद कर सकते हैं। तो 5 से 16 में 5 to 16 क्या है? जनरल रिलेवेंसी। 17 से 23 तक क्या मिलेगा आपको? एडमिशन, स्वीकृति। 24 से 30 में क्या मिलेगा आपको? यहां मिलेगा कन्फेशन यानी कि संस्वीकृति। फिर सेक्शन 32, 33 में क्या मिलेगा आपको? उन लोगों के स्टेटमेंट, दोज हु कैन नॉट बी कॉल अपॉन एज अ विटनेस, जिनको साक्षी के रूप में नहीं बुलाया जा सकता।
फिर 34 से 38 में जाइए, एक सेगमेंट बना लीजिए। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ मिलेगा स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में जो बातें कही गई हैं वो यहाँ रिलेवेंट होते हैं। एक सेक्शन 39 अलग कर दीजिए। यहाँ क्या मिलेगा? सेक्शन 39 में किसी सीरीज का अगर कोई पार्ट है, कोई ट्रांजैक्शन का पार्ट है, कोई बड़े डॉक्यूमेंट का कोई एक भाग है जिसको आपको कोर्ट में साबित करना है, तो कितना साबित किया जाएगा? मतलब 24 घंटे की एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है तो उसमें 5 मिनट जो है ऑफेंस से रिलेटेड बातें हैं, क्या उतना ही कोर्ट में दिया जा सकता है? इस बारे में बात कर रहा है सेक्शन 39। बहुत सारा डॉक्यूमेंट, बहुत बड़ा भाग है किसी प्रूफ का, किसी फैक्ट का, उसमें से कितनी बात रिलेवेंट होगी, कितनी बात कोर्ट में रखी जाएगी, ये 39 कह रहा है। 40 से 44 में चले जाइए तो यहां पर में रिलेवेंट हो जाते हैं कोर्ट के जजमेंट्स। 45 से 51 में एक्सपर्ट ओपिनियन आएगा और 52 से लेकर 55 में कैरेक्टर आएगा। तो जब आप सेगमेंटाइज कर लेते हैं चीजों को तो आपको याद करना आसान होता है। फिर करना क्या है? एक एक सेगमेंट को लीजिए और उसको बाइफरकेट करिए, उसके अंदर के सेक्शंस में जाइए। धीरे धीरे ऐसा होते होते पूरा का पूरा लॉ आपकी पकड़ में होगा। कैसे याद करना है ये टेक्निक मैंने आपको बताई। अब इसका इंप्लीमेंटेशन यानी कि इसको अपने जीवन में उतारना, ये आपका काम है। एक बार कोशिश करके देखिए, ऐसी स्टोरी फ्रेम करिए, इस तरह से चीजों को आपस में जोड़िए, लिंक करके याद करने की कोशिश कीजिए और फिर मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपके लिए कैसे मददगार हो रहा है, कैसे आप इसका फायदा उठा पा रहे हैं। आज के लेक्चर में यहीं रुकते हैं, फिर जुड़ेंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर के। समझते रहेंगे देश के कठिन कानून को आसान और सरल भाषा में। जुड़े रहना आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार।